हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने आवेश तथा आवेश के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। साथ में उसके मात्रक व उसकी विमा निकाली थी और हमने पढ़ा था कि किस तरह से वस्तुएं आवेशित होती हैं और उनके जो अलग अलग विधियां हैं आवेशित करने की, उनका अध्ययन हमने किया था। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना होता है। तो पहला होता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका कार्य, कि वो किस काम आता है। तो पहला आता है उसका कार्य। दूसरा पॉइंट आता है उसकी संरचना। दूसरा पॉइंट आता है उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है। और जो तीसरा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है उसकी कार्यविधि। उसकी कार्यविधि। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका कार्य, कि वो किस काम आता है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तथा आवेश की प्रकृति को बताने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। तो इसकी 2 चीज लिखेंगे, आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है ये, और दूसरा क्या बताता है ये? दूसरा बताता है ये कि उस वस्तु पर किस प्रकृति का आवेश है, यानी आवेश की प्रकृति। ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसा दिखाई देता है, ये किन किन चीजों से बना होता है, तो देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर होती है एक कांच की बोतल। ये है हमारी कांच की बोतल। इसके अंदर एक होता है कॉर्क, इसको बोलते हैं अपन रबर। इस कॉर्क से एक धात्विक छड़ जो ऊर्ध्वाधर लगी हुई होती है बोतल के अंदर, और इस छड़ के नीचे 2 स्वर्ण पत्र होते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? स्वर्ण पत्र। ठीक है। और इस धात्विक छड़ के ऊपरी भाग पर होती है एक धात्विक डिस्क। क्या बोलते हैं इसे? धात्विक डिस्क। ठीक है। ये हमारी धात्विक छड़ हो गई। ठीक है। ये इसकी बनावट है, आपको समझ में आ गई होगी। ये धात्विक डिस्क है, ये कॉर्क है, ये धात्विक छड़ है ऊर्ध्वाधर। ठीक है। ये स्वर्ण पत्र लगे हुए हैं 2, और कांच की बोतल है। कार्यविधि। कार्यविधि को समझने के लिए हमें इसके पास में एक और धातु की छड़ लेके आनी होगी, या धातु की छड़ लेके आ जाओ या कांच की छड़ लेके आ जाओ। और वो मान लीजिए धनावेशित है। कैसी है? धनावेशित है। मान लीजिए कांच की छड़ कैसी है? कांच की छड़ कैसी है? ये धनावेशित है। जो धनावेशित छड़ है वो जब धात्विक डिस्क से हम इसको स्पर्श करवाते हैं, इसको कांटेक्ट करवाते हैं, तो इसका जो आवेश होगा वो किस पे आ जाएगा? हमारी ऊर्ध्वाधर छड़ पे, जो हमारे इलेक्ट्रोस्कोप की है। और ये इसके नीचे चला जाएगा। कहां पे? स्वर्ण पत्र पे चला जाएगा। अब ये 2 स्वर्ण पत्र हैं, दोनों के ऊपर सेम प्रकृति का चार्ज है, तो ये क्या हो जाएंगे? फैलने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैलने लगेंगे। अब ये फैलेंगे तो हमें पता लगेगा कि भैया जो कांच की छड़ है उसके ऊपर आवेश है। क्या है? आवेश है। जितना ज्यादा मात्रा में फैलेंगे इसका मतलब उसके ऊपर उतना ज्यादा आवेश है। ठीक है। अब देखिए, यदि हम कांच की जगह कोई दूसरी छड़ लेके आए, ठीक है, अब मान लीजिए हमारी जो धात्विक छड़ है वो पहले से ही आवेशित है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए हमारी जो धात्विक छड़ है जो बोतल के अंदर है, इसमें बाहर निकाल दिया हुआ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और ये पहले से ही मान लीजिए आवेशित है। ठीक है, धनावेशित मान लेते हैं इसको। और ये हमारी डिस्क हो गई, धात्विक डिस्क हो गई। अब इसके पास में जब कोई ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे, और इसको जब धात्विक छड़ से संपर्क करवाएंगे तो क्या होगा?
ये जो हमारे स्वर्ण पत्र होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ भैया, स्वर्ण पत्र की हरकत से हमें ये पता लगा कि भैया इसके ऊपर जो है वो आवेश तो है, लेकिन कौन सी प्रकृति का है, जो छड़ के ऊपर आवेश है उससे विपरीत प्रकृति का है। यानी छड़ के ऊपर यदि धनावेश है तो उस पर कौन सा है, ऋणावेश। क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें पता लगता है। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। कार्यविधि भी आपने समझ ली। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अब दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है आवेशों के गुणधर्म। क्या नाम है, आवेशों के गुण धर्म। देखिए विद्यार्थियों, आवेशों के गुणधर्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए आवेशों के गुणधर्म जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, देखिए आवेशों की जो योज्यता होती है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए हम जानते हैं कि आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि है। तो आवेश की योज्यता गुणधर्म के अंदर क्या है कि इस गुणधर्म में आवेश के जो हमारा आवेश होता है वो बीजगणितीय योग का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है, बीजगणितीय योग का। बीज गणितीय योग का अनुसरण करता है। हमारा जो आवेश है वो बीजगणितीय योग का अनुसरण करता है, और यह एक कैसी राशि है, अदिशीय राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मल जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको जब हम प्लस माइनस करते हैं, इसी तरह से हम आवेश को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आवेश के ऊपर जो चिन्ह होते हैं, आवेश के मान के आगे जो चिन्ह होते हैं, तो चिन्हों का ध्यान रखना है, ध्यान रखा जाता है। तो जब भी आप योग करेंगे तो योग करते समय आपको उसके आगे लगे हुए चिन्ह देखने हैं कि प्लस है कि माइनस है। तो जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लेके आपको उसको योग करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास किसी निकाय में, निकाय का मतलब देखिए सिस्टम होता है। निकाय का मतलब क्या होता है, कोई सिस्टम होता है। तो मान लीजिए हमारे निकाय के अंदर यदि Q1 Q2 Q3 प्लस Q1 माइनस Q2 ले लीजिए, प्लस Q3 ले लीजिए, प्लस Q4 ले लीजिए, ऐसे करते 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 हमारे पास Qn आवेश है तो किसी निकाय में। और यदि हमें कुल आवेश निकालना है पूरे निकाय का, तो टोटल आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो आवेश होता है वो किसका पालन करता है, योज्यता का पालन करता है। हमारा जो आवेश है वो बीजगणितीय योग का पालन करता है। तो सारे आवेशों को आप जोड़ सकते हैं आराम से भाई। प्लस Q1 लेंगे, ठीक है, माइनस Q2 लेंगे, जिसके आगे जो चिन्ह है वो लेते जाइए और जोड़ते जाइए। प्लस Q4 हो गया, ऐसे ही आगे जुड़ता जाएगा तो Qn तक, इस तरह से जुड़ता जाएगा। तो कुल आवेश यदि हमारा Q है तो ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। देखिए द्रव्यमान जो होता है इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा जिक्र किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखवाया था मैंने एक लाइन, कि जो आवेश होता है ना, आवेश वो द्रव्यमान से संबंध होता है। संबंध देखिए बताते हैं, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। और लेकिन
द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है आवेश के बिना। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन उसका द्रव्यमान तो होता ही है ना। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है। अब दूसरी बात इसमें है कि जैसे मान लीजिए आवेश तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आवेश का मान तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान होता है, जो एम होता है, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। माइनस में कभी भी संभव नहीं है। कभी आपने देखा है कि आपने अपना वेट जो है वो माइनस में नापा हो, माइनस के 65 kg या माइनस के 45 kg? ये संभव ही नहीं है। लेकिन आवेश का मान प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश जैसे होते हैं प्रकार उनके, उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। लेकिन द्रव्यमान हमेशा प्लस में होगा, यानी प्लस में ही होगा। 1 kg, 2 kg, 65 kg। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, आपके पास में ये कोई निकाय है जिसमें प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, माइनस का 3Q है, प्लस का 2Q है, ठीक है, और प्लस का 4Q है। तो बताइए कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश करने के लिए क्या करते हैं? बीजगणितीय योग करेंगे इसका। तो कुल आवेश मान लीजिए हमारे पास में Q है, ठीक है, तो Q बराबर प्लस Q माइनस का 3Q प्लस का 2Q प्लस का 4Q। तो प्लस का कितना हो गया हमारे पास में? 3Q और 4Q यानी 7Q, माइनस के 3Q यानी टोटल कितना आ गया? 4Q, ठीक है, प्लस के यानी हमारे टोटल आवेश कितना आ गया? प्लस Q। इस तरह से हम इसका मान ज्ञात करते हैं। अब आती है हमारे पास में दूसरी जो उसकी गुणधर्म है, दूसरा जो उसका गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चरता। क्या है? आवेश की निश्चरता। देखिए इसको समझते हैं क्या होती है। आवेश की निश्चरता क्या होती है? देखिए आवेश की निश्चरता में क्या होता है कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश जो होता है, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। यानी यदि वस्तु विरामावस्था में है, हाँ ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये विरामावस्था में v बराबर 0 पर, ये क्या है? रेस्ट पे, और इसके ऊपर यदि क्यू चार्ज है, लेकिन थोड़ी देर बाद में यदि ये गति करे, मान लीजिए v वेलोसिटी से यदि ये गति करती है, तो क्या होगा? इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? क्यू होगा, क्योंकि क्यू का मान चाल पे, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कि भाई वस्तु का विरामावस्था में जो आवेश होता है, वस्तु का जो विरामावस्था में जो आवेश होता है Q, वो बराबर होता है वस्तु जब गतिमान होती है Q के, ठीक है। दोनों आवेश कैसे हैं? बराबर हैं। लेकिन यदि हम बात करें द्रव्यमान की, देखिए द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान जो होता है, m जो होता है, वो वेलोसिटी पर क्या करता है? निर्भर करता है। मान लीजिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब उस पर निर्भर करता है। तो जब भी वस्तु कोई है, यदि वो पहले रेस्ट में थी और उसका द्रव्यमान m था, रेस्ट पे थी, ठीक है, उसका द्रव्यमान m था, और यदि वो v की गति करती है, v की चाल से चलती है, मतलब कोई भी वेलोसिटी से वो अगर मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसका द्रव्यमान m से कितना हो जाएगा? m0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, m से m0 हो जाएगा, मतलब कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। यदि वो v चाल से, मतलब उसकी चाल होनी चाहिए लगभग
प्रकाश की चाल के जितनी, यदि वो प्रकाश की चाल के बराबर यदि गति करे तो उसे वो ज्यादा भारी लगेगी तब उस टाइम पे, ठीक है। और उस टाइम पे ये ज्यादा भारी लगेगी, लेकिन रेस्ट में वो कम लगेगी, कम भारी लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, एम, और जो कि एम नॉट से कम होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझनी है, विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश, देखिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, जब हम वस्तु के द्रव्यमान को और वस्तु पर आवेश का जो रेशियो होता है ना, यानी वस्तु पर यदि आवेश क्यू है और उसका द्रव्यमान यदि एम है, इसका जो रेशियो होता है ना क्यू बाई एम, ये होता है हमारा विशिष्ट आवेश, और कुछ नहीं होता है। इसको बस एक याद कर लेना आप, ये होता क्या है कि विशिष्ट आवेश होता है वस्तु पर जितना आवेश है और उसका द्रव्यमान है, उसका जो डिवाइड करें, अगर हम उसका रेशियो लें, द्रव्यमान से डिवाइड करें उस आवेश को, टोटल आवेश को, तो वो उसका आ जाएगा विशिष्ट आवेश हो जाएगा। तीसरा जो गुणधर्म आता है वो आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, देखिए हमारा आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। कोई सी भी क्रिया हो, अनुक्रिया हो, प्रक्रिया हो, उसके बाद में जो आवेश होता है उसके पहले वाले आवेश के बराबर होता है। यानी कि किसी भी निकाय के अंदर यदि उसको अपन अनुक्रिया से पहले जो कुल आवेश आ रहा है और अनुक्रिया के बाद में जो कुल आवेश आ रहा है, वो दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हमारा आवेश कैसा है, संरक्षित है। आवेश कैसा है, संरक्षित है। देखिए अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अपन ने अभी तक इतने सारे प्रयोग किए हैं जिसमें अपन ने कांच की छड़ ली थी और रेशम का कपड़ा लिया था, ठीक है। तो इस बार हम वापस उसको आवेश के संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम ये वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं। देखिए कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले वो कैसे थे, रगड़ने के पहले वो कैसे थे भाई, ये है हमारी कांच की छड़ और ये है हमारी ऊन, क्या है ये हमारी ऊन, और ये हमारी क्या है, कांच की छड़, ठीक है। तो इनको जब हमने रगड़ा नहीं था तो इससे पहले कैसे थे, ये उदासीन थे, उदासीन थे। यानी कुल आवेश कितना था, उदासीन थे, मतलब ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है, दोनों उदासीन है। तो इस पूरे निकाय में टोटल आवेश कितना है, इस पे भी 0 गुलाम है, इस पे भी 0 गुलाम है, ठीक है, इस पे भी 0 गुलाम है और इस पे भी 0 गुलाम है। तो जब इस पे भी 0 गुलाम है, इस पे भी 0 गुलाम है, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया ना। निकाय का कुल जो आवेश था वो कितना हो गया, 0 हो गया। रगड़ने के बाद में क्या होगा, छड़ के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, ऊन में, ऊन में चले जाएंगे। तो प्रक्रिया क्या की अपन ने यहाँ पे, कौन सी प्रक्रिया की, रबिंग की, क्या की, रबिंग। तो रबिंग करने के बाद में क्या हुआ, छड़ ने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए, और कितने खोए, जितने इलेक्ट्रॉन खोए उतने इलेक्ट्रॉन जो है ऊन ने प्राप्त किए, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये खो रही है उतने ही ऊन जो है हमारी उतने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रही है। यानी टोटल आवेश अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मान लीजिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो उसके ऊपर कितना आवेश आएगा, प्लस का 5 क्यों, और इसने 5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए तो इसके पास में कितना आएगा, 5 माइनस के 5 क्यों, एग्जाम्पल के लिए इतना आवेश आ गया। तो टोटल आवेश अगर अपन देखें, टोटल आवेश अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल आवेश, प्लस क्यू माइनस 5 क्यू, तो कुल आवेश कितना आया, 0 कूलम। तो प्रक्रिया से पहले, इसको अनुक्रिया भी बोल सकते हो आप, इसको अन्योन्य क्रिया भी बोल सकते हो, इस प्रक्रिया रबिंग प्रक्रिया को, इससे पहले जो आवेश था हमारा कैसा है, 0, और बाद में भी आवेश 0 है। इसका मतलब आवेश कैसा रहा, संरक्षित रहा, ठीक है। अब आवेश संरक्षित रहा, संरक्षण का मतलब क्या होता है, देखिए हम जो हमारे पास में जो खाने पीने के सामान होते हैं हम उनको फ्रीज में संरक्षित रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, उसके लिए। तो आवेश जो होता है वो भी कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ये भी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ना ही निकाय में उत्पन्न होता है,
ठीक है, ना तो आवेश को अपन बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, मतलब वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब एक और हम इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या पता आपको एग्जाम में वो एग्जाम्पल्स पूछ ले, तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आवेश का संरक्षण यदि आपको समझना है तो आपको देखना है कि किस तरह से आवेश संरक्षित रह रहा है। तो आपको कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेगी, रेडियोधर्मी 6 अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं। इन सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है, हमारा आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। अब जैसे मान लीजिए एक मैं अभिक्रिया करा रहा हूं, टक्कर करवा रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और उसके प्रतिकरण पॉजिट्रॉन की। जब हम इन दोनों की टक्कर करवाते हैं, अब देखिए ये तो है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, पॉजिट्रॉन। क्या है ये, पॉजिट्रॉन। अब देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है विद्यार्थियों, पॉजिट्रॉन कुछ भी नहीं होता। पॉजिट्रॉन इसका प्रतिकरण होता है, यानी इसके ऊपर विपरीत आवेश होता है। पॉजिट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका विपरीत आवेश होता है। और इसका जो मास होता है हमारे पॉजिट्रॉन का जो मास होता है, मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर होता है, बस आवेश अलग अलग होते हैं। यानी इसके ऊपर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो पॉजिट्रॉन पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। अब जब इन दोनों की हम टक्कर करवाएंगे, इन दोनों की जब हम टक्कर करवाते हैं, टक्कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कोलिजन करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा की एक किरण निकलती है, ऊर्जा की एक किरण निकलती है। इसको बोलते हैं अपन विकिरण। कौन सी विकिरण होती है वो, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है इन दोनों की टक्कर से। तो ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, ये दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है। ठीक है, अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। कैसे, गामा साइन से। आपने देखा होगा साइन, गामा साइन होता है ये। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो हमारी परिभाषा है वो क्या कैसी होती है, कैसे गुणधर्म होते हैं ये कैसी होती है भैया, उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन। यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, मतलब नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आवेश संरक्षित है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करते हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कितना आवेश है, माइनस का आवेश। इसके ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस का क्यू, इसके ऊपर प्लस का क्यू। ठीक है, तो टोटल आवेश कितना आया, कुल आवेश कितना हो गया हमारे निकाय का, इस प्रक्रिया से, इस अभिक्रिया से पहले कितना आवेश हो गया, कुल आवेश कितना हो गया, आवेश हो गया 0, शून्य। अब हमने प्रक्रिया करवाई, उसके बाद में आवेश कितना आ रहा है, नो चार्ज, विकिरण बनी, कोई चार्ज नहीं है इस पे, यानी टोटल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है 0। इसका मतलब हमारा आवेश इस अभिक्रिया में कैसा रहा, संरक्षित रहा। यानी आवेश जो होता है वो आवेश के संरक्षण का पालन करता है, सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, दूसरी एक और अभिक्रिया मैं आपको समझा देता हूं एक बार। जैसे मान लीजिए हम समझते हैं यूरेनियम की एक अभिक्रिया समझते हैं। देखो यूरेनियम समझते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, और जब ये रखा रहता है तो अपने आप ही इसका क्षय होता रहता है, क्या होता रहता है, क्षय होता रहता है। इसका आपको पता है कि 238 इसका भार होता है और 92 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं जब इसका क्षय होता है तो क्या बनता है भैया, इसमें क्या होता है, अल्फा कण निकलते हैं तथा थोरियम का निर्माण होता है। ठीक है, यहां से हमने अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम जो होता है, हीलियम कण होते हैं, उनको ही अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अल्फा कण हो गए। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 90, इसमें से 4 माइनस किए तो कितने हो गए 234, तो ये मिल गया हमें थ्योरियम। ठीक है, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब केमिस्ट्री की है ये सारी की सारी चीजें, कि इसके ऊपर कैसे निकालते हैं अपन। भाई 90 जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे हीलियम है, ये हमारा अल्फा कण है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यूरेनियम का क्षय हो रहा है, क्षय यानी खत्म हो रहा है, ये टूट रहा है, अल्फा कण टूट निकल गया, थ्योरियम बन गया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रिया, रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रिया।
ठीक है। इस अभिक्रिया को समझने के लिए अब देखते हैं इसमें आवेश का संरक्षण हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 92 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 90+2 इसके, यानी 92 इलेक्ट्रॉन। तो पहले भी 92 थे, बाद में भी 92 है, इसकी क्षय होने के बाद में भी इतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हमारा आवेश जो है, कुल आवेश जो है वो पहले कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन, और बाद में कितना है, 92। इसका मतलब हमारा आवेश कैसा रहा, संरक्षित रहा। यानी रेडियोधर्मी अभिक्रिया में भी आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आवेश किस तरह से संरक्षित होता है। कल इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर आवेश कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आवेश के संरक्षण के हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ते हैं आवेश के गुणधर्म की चौथी प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं विद्युत आवेश का आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, अब देखिए आपको समझते हैं। देखो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं इसका क्या होता है। जब भी कोई भौतिक राशि का आदान प्रदान होता है, कोई भी भौतिक राशि का आदान प्रदान यदि हो रहा है, यदि वो आदान प्रदान कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, यदि वो आदान प्रदान कंटिन्यूअस हो रहा है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि उसका आदान प्रदान कैसा हो रहा है, अनकंटिन्यूअस, असतत, कैसा हो रहा है, असतत, तब क्या होता है, तब यह आदान प्रदान क्या कहलाता है, आदान प्रदान क्वांटित कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटित कहलाता है। इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए आपको मैं छोटा सा जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आपने दूध जब आप लेते हो, जब आप दूध लेते हो तो आप एक बार सोचिए, एक बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में अपन को जग से और 2 किलो दूध डालना है। इस जग में कितना किलो दूध है, 2 किलो दूध। इस जग में कितना किलो दूध है, 2 किलो दूध। अब इस 2 किलो दूध है, इसके अंदर कितना किलो है, 2 किलो। अब इस जग से हमें इसमें मिल्क डालना है, इसमें क्या है, मिल्क, ठीक है। यदि मैं इस जग को ऐसे औंधा दूंगा, अपने हाथ से लूंगा और सीधे डालूंगा, तो क्या होगा, सीधे 2 किलो दूध डालूंगा, ऐसे कैसे, मतलब बिना रुके, पूरा का पूरा, धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा, इस जो मिल्क है, मिल्क नाम की जो राशि है, इसका सतत आदान प्रदान, सतत आदान हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे सतत आदान प्रदान। या बाल्टी से मैं दूध इस जग में डालूं बिना किसी रुकावट के, कंटिन्यूअस, जब तक मेरे जग में दूध है तब तक, तो ये जो आदान प्रदान हो गया वो कैसा हो गया, सतत। यदि मैं इस बाल्टी में 2 किलो दूध छोटे छोटे आधा किलो के पैकेट्स के रूप में डालता हूं, ठीक है, आधा आधा किलो के पैकेट्स बना लेता हूं मैं, तो कितने पैकेट बनेंगे, 4 पैकेट्स। कितने पैकेट बनेंगे, 2 किलो के दूध के कितने पैकेट बनेंगे, 500 ग्राम के, 500 ग्राम के 4 पैकेट्स। तो अब मैं इस बाल्टी में अगर दूध डालूं तो कैसे डालूंगा, पहले एक पैकेट डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, चौथा, पांचवा, या पैकेट्स के रूप में मैंने पूरा दूध डाल दिया, तो इसको बोलते हैं असतत आदान प्रदान, या इसको बोलते हैं अनकंटिन्यूअस। अनकंटिन्यूअस समझते हो ना, अनकंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ यूनिट, मतलब किसी राशि का असतत ट्रांसफर। अब देखिए आवेश, आवेश का मतलब हो गया मिल्क, जैसे अपन ने मिल्क लिया था, दूध लिया था, तो वैसे यहां पे हम ले रहे हैं आवेश। अब आवेश के साथ में क्या होता है, ये वाली कंडीशन होती है, सेकंड वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी ना, कि भाई पैकेट्स के रूप में दूध डाला, और एक में डायरेक्ट अपन जग से दूध डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली, बिना किसी उसको दूध को भागों में तोड़े, 500 ग्राम की हमने नहीं बनाए, डायरेक्ट डाले। तो ऐसी आवेश जो होता है ना, आवेश हमारा वो क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। तो मिनिमम जो पैकेट बनता है ना आवेश का ट्रांसफर होने का, उसको, उस आवेश का क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम।
यानी क्वांटम शब्द का मतलब होता है आवेश का वह छोटे से छोटा मान। क्वांटम का मतलब क्या होता है? आवेश का वह छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा मान, या आप उसको बोल सकते हो आवेश का वह न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, वह आवेश का क्वांटम मान कहलाता। समझ रहे हैं ना आप इस बात को कि आवेश का क्वांटम मान क्या होता है? आवेश का वह छोटे से छोटा मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है। कितना मान है आवेश का जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है, उस मान को निकालना है हमें। और उस मान को किसने निकाला था? मिल्टन नाम के वैज्ञानिक ने। तो वो क्वांटम मान, वह न्यूनतम मान जो ट्रांसफर हो रहा है, हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने आवेशन की विधियां पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना आवेश जा रहा है, कितना आवेश आ रहा है। तो मिल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो हमारा आवेश है वो क्वांटम मान रखता है। क्वांटम में उसका आदान प्रदान होता है छोटे छोटे पैकेट्स में, क्वांटम मान में। तो उन्होंने बताया वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम, ये तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये तो उसकी वैल्यू है, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप बता रहे हो। तो भैया आवेश का ट्रांसफर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। भाई आवेश के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से ही तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ेगा, जिस वस्तु से निकलेगा उधर धनात्मक आ जाएगा, और जिस वस्तु में आएगा उधर ऋणात्मक आ जाएगा। मतलब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो वाला आवेश वहां पे आ जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही तो है जो हमारे आवेश को लेके आ रहा है। और कितना लेके आ रहा है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इतना चार्ज होता है, मतलब इतना चार्ज लेके आ रहा है। यानी मिनिमम से मिनिमम जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना चार्ज लेके आएगा? इतना तो कूलाम चार्ज लेके आएगा ही। उसके बाद अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो भी इतना लेके आएगा, दूसरा भी इतना ही लेके आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई अगर दो से कर देंगे, ठीक है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस वाले मान को मल्टीप्लाई कर देंगे तीन से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मान कहलाता है हमारा क्वांटम मान। क्या कहलाता है ये? क्वांटम मान, मतलब ई। क्वांटम मान को, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम मान होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ई। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको ही हम हमारे जो मूल कण जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसका क्वांटम मान बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटम मान क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, क्वांटित आदान प्रदान क्या होता है। क्वांटित आदान प्रदान यही होता है जब आदान प्रदान सतत न होकर असतत होता है, अनकंटिन्यूअस होता है, उसको ही हम क्वांटित आदान प्रदान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैंने बताया आपको, अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालें, गणितीय रूप कैसे दें। यानी किसी भी वस्तु पर चार्ज होता है, कुल आवेश जो होता है उस पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या के पर डिपेंड करता है। तो एन ई होता है। कितना होता है? क्वांटम मान कितना होता है? ई होता है, मतलब क्वांटम मान। ये मूल आवेश है, मूल आवेश बोलते हैं ना इसे, ठीक है। तो अगर आपको वस्तु पे टोटल आवेश निकालना है, यानी कुल आवेश अगर उस निकाय का निकालना है किसी का भी, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी, और ई की वैल्यू को पता ही है, क्वांटम मान जो है ना। तो यहां पे लिख दीजिए, यहां
एन जो होता है ना, एन ये बिलोंग्स टू होता है आई के, इंटीग्रल नंबर होता है ये, यानी पूर्णांक। आई क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब एन की वैल्यू हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। अब क्यों लेते हैं अपन पूर्णांक, इसके पे भी डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ से 0.5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या यहाँ से 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 पूर्णांक में आएंगे। ऐसा नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2/3 इलेक्ट्रॉन, या 5/2 इलेक्ट्रॉन, या 2.35 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ही जो है इसका ट्रांसफर होता है, मतलब पूर्णांक होता है। एन कैसा होता है? पूर्णांक, यानी +-1, +-2, +-3, 0 भी हो सकता है। 0 मतलब उदासीन है वो। ठीक है, एन की वैल्यू समझ में आई ऐसी क्यों होती है? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पूर्णांक में ही जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। या तो एक जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा, 2.5 नहीं जा सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होता है हमारा, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है, लेकिन प्रकृति में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस पे भी आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, लेकिन प्लस होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना ही होता है। बस फर्क इतना है कि इसका जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, इस पे होता है ऋणात्मक प्रकृति का आवेश। ठीक है, और अगर मैं लिखूं ई की वैल्यू, ओनली ई, ना प्लस लगाऊं ना माइनस लगाऊं, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये हो गया आवेश का क्वांटम मान। क्या हो गया? वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि एन की वैल्यू से पता लगेगा प्लस है माइनस है। ठीक है, एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है कि भाई हमने इलेक्ट्रॉन को ही, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ही क्यों लिया क्वांटम के लिए? और भी तो कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो है, आजकल की जो फिजिक्स आ रही है, क्वांटम फिजिक्स हो गई, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, ये सारी क्या है? साइंस की नई ब्रांचें हैं। और इन ब्रांचों में इलेक्ट्रॉन को के भी टुकड़े किए जा चुके हैं। ठीक है, उनके अध्ययन करते हैं उन टुकड़ों के बारे में, जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। तो क्वार्क्स पे भी क्या होता है? आवेश होता है। क्वार्क्स पे भी आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके 3 टुकड़े हो चुके हैं, मतलब इसे 3 कणों से, मूल कणों से और मूल कणों से मिलकर बना होता है, तो उनके ऊपर भी आवेश होते हैं। ठीक है, तो हम उनके आवेश क्वांटम के लिए क्यों नहीं यूज करते, है ना? क्वांटम मान निकालने के लिए। या प्रोटोन क्यों नहीं यूज करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोटोन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। प्रोटोन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। प्रोटोन का स्थानांतरण नहीं हो सकता, प्रोटोन फिक्स होता है, नाभिक में होता है, ये घूमता नहीं है, ये एक जगह ही रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, और बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा सकते हैं। तो आवेश का ट्रांसफर कौन अच्छे से कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो एक जगह रहेंगे, इसलिए हम क्वांटम मान के रूप में इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं। और हम क्वांटम मान के लिए इसके टुकड़ों को इसलिए नहीं लेते, क्वार्क्स को इसलिए नहीं लेते, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इसके क्वार्क्स के नाम होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्ट्रेंज। ठीक है, इसके अलावा जो है टॉप, तो इस तरह से नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो बंधे हुए रहते हैं। तीनों के तीनों जो कण होते हैं वो बंधे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के टुकड़े किए तो 3 कण मिले, तीनों के तीनों बंधे हुए रहते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो इलेक्ट्रॉन ही बेस्ट है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटीकरण था जो हमने पढ़ा, और आपको इसको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा, और आपको समझना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी।